ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कहा तो यह गया था कि भगत सिंह को गिरफ्तारी दशहरा बम कांड के सिलसिले में हुई है, परंतु यह सच नहीं था, क्योंकि बम जनसाधारण में से हो किसी ने फेंका था। वास्तविक कारण यह था कि भगत सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस काकोरी केस, क्रांतिकारियों द्वारा चलती रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटने की घटना के फरारों और दूसरे संबंधित क्रांतिकारियों की खोजखबर लेना चाहती थी। पुलिस अफसरों से बातचीत में भगत सिंह दशहरा बम कांड को अमानवीय कहकर उसकी निंदा करते। फिर भी काकोरी केस के फरारों तथा दल की अन्य गतिविधियों को जानने के लिए भगत सिंह को भांति भांति के कष्ट दिए गए। भगत सिंह के चरित्र की विशेषता यह थी कि वे दूसरों के कष्टों को तो खूब अनुभव करते, परंतु अपने कष्टों को कभी किसी से न कहते थे। उन्होंने अपनी चाची श्रीमती हरनाम कौर से बताया था कि उनके मुंह पर गर्म तारकोल का तोवरा चढ़ा दिया जाता था ताकि दम घुटने से वह भेद बता दें। पर यह सब करके भी पुलिस भगत सिंह से कोई भेद न पा सकी। अफसरों को निरंतर पूछताछ और दूसरी सजाएं इस तरह एक के बाद एक होती थीं कि अभियुक्त रहस्यों को छिपाए रखने की शक्ति और चेतना ही खो दे और जो वह कहना नहीं चाहता उसे कह दे। भगत सिंह को 15 दिन तक लाहौर के किले में रखा गया, फिर उन्हें बोस्टल जेल में भेज दिया गया। उनके पिता के प्रभाव और कानूनी कार्रवाइयों के कारण पुलिस को मजबूर होकर भगत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ा। वह उनसे कोई भी बात कहलाने में सफल न हो सकी थी, इसलिए कुछ ही सप्ताह बाद भगत सिंह जेल से मुक्त कर दिए गए। मुक्ति का कारण था हाई कोर्ट द्वारा जमानत की स्वीकृति। इस जमानत की चर्चा दूर दूर तक फैली क्योंकि जमानत की रकम बहुत भारी थी। 60,000 रुपए आज भी बड़ी रकम है, उस जमाने में तो यह बहुत बड़ी थी। इससे स्पष्ट है कि पुलिस ने उनके बारे में कैसी रिपोर्ट दी होगी। फिर भी हाई कोर्ट के जज जमानत मानने को मजबूर थे, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में भगत सिंह के विरुद्ध संदेह चाहे लाख थे, परंतु न तो भगत सिंह की स्वीकृति का ही एक शब्द था और न ही ऐसा कोई प्रमाण जो अदालत में टिक सके। डेयरी फार्म भगत सिंह प्रव जेल से बाहर थे, परंतु अभी भी वे पूरी तरह मुक्त न थे। वे इस बात को खूब समझते थे कि जिन्होंने 60,000 की जमानत दी है उनके प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है। वे ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे जिससे उनकी जमानत करने वाले बैरिस्टर श्री दुनोचंद और श्री दौलतराम किसी तरह खतरे में पड़े। उनके पिता ने लाहौर के पास खासरिया गांव में भगत सिंह के लिए डेयरी खोलने की योजना बनाई। भगत सिंह ने इस काम में पूरी दिलचस्पी ली और स्वयं साथ जाकर भैंसें खरीद कर लाए और डेयरी का सब काम देखने लगे। सुबह 4 बजे से उठकर भैंसों का दूध निकालते, फिर तांगे में दूध के बर्तन रखकर लाहौर ले जाते, ग्राहकों को देते और हिसाब किताब रखते। किसी दिन कोई नौकर छुट्टी पर होता तो गोबर तक उठाने में भी जरा न झिझकते।
परंतु इस सब का अर्थ यह नहीं था कि वे अपने जीवन के मुख्य कार्य क्रांति को भूल गए थे। क्रांति ही उनका जीवन थी और जीवन ही क्रांति था। देरी दिन में देरी रहती थी, रात में क्रांतिकारियों को धर्मशाला बन जाती थी। भगत सिंह एक बड़ा भगोना और एक स्टोव खरीद लाए थे। साथियों को गर्म दूध मिलता और योजनाएं भी बनतो। भगत सिंह अभी भी जमानत में जकड़े हुए थे और इसे खत्म करने के लिए प्रयत्न भी कर रहे थे। वे स्वयं ही सरकार को जमानत देने वालों की तरफ से लिखते कि या तो भगत सिंह पर मुकदमा चलाओ या फिर जमानत समाप्त करो। समाचार पत्रों में भी इस संबंध में चर्चा होती रहती थी। काउंसिल में एक मेंबर द्वारा सवाल उठाया गया कि यदि सरकार के पास सबूत है तो वह भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाती। दो एक मेंबरों ने भी ऐसे ही प्रश्नों का नोटिस दिया। आठ सरकार को जमानत समाप्त करनी पड़ी। जब तक जमानत समाप्त नहीं हुई, भगत सिंह ने डेयरी के काम के साथ साथ बहुत से ऐसे लेख लिखे जिनका संबंध क्रांतिकारियों से था। वे हिंदी, उर्दू, पंजाबी तीनों भाषाओं में लिखते थे। अमृतसर से निकलने वाली कीर्ति नामक पंजाबी पत्रिका में और उर्दू के अकाली में उनके बहुत से लेख छपे। नवंबर 1928 में चांद पत्रिका का फांसी अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें विप्लव यज्ञ की आहुतियां के शीर्षक से क्रांतिकारियों पर बहुत से लेख भगत सिंह ने लिखे। भगत सिंह ने बहुत परिश्रम से क्रांतिकारियों के चरित्रों के साथ साथ उनके चित्र भी खोज निकाले थे। उन चित्रों की उन्होंने स्लाइडें बनवाई। नौजवान भारत सभा के मंच पर मैजिक लालटेन के द्वारा समय समय पर उनका प्रदर्शन होता था और साथ साथ उन वीरों की कहानी सुनाई जाती थी। काकोरी के शहीदों की स्मृति में काकोरी दिवस मनाया गया। उसी जलसे में मैजिक लालटेन खराब हो गई और बिना रोशनी के तस्वीर आनी बंद हो गई। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि भगत सिंह ने तुरंत एक मोटी मोमबत्ती जलाई और उसकी लौ को दूसरे हाथ से हवा से बचाते रहे। कभी कभी हवा का तेज झोंका आता, मोमबत्ती की लपट हाथ को छू जाती, जलन महसूस होती, पर तब भी हाथ वहीं का वहीं रहता। अंग्रेजी राज के उस युग में शहीद दिवस 21 मनाना तो दूर की बात थी, शहीदों का नाम तक लेने से पुलिस के कोड़ों की मार अथवा जेल में बंद कर दिए जाने का भय होता था। भगत सिंह ने पहली बार शहीदों की स्मृति में जलसे करने और उनकी वीरगाथा सुनाने का कार्य आरंभ किया। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व की झलक मिलती है। जमानत खत्म होते ही डेयरी के काम से भगत सिंह का मन हट गया। समय पर दूध न पहुंचने से ग्राहक टूटे और धीरे धीरे डेयरी ही खत्म हो गई। भगत सिंह अब अपने जीवन की पूर्णाहुति देने में जुट गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किले तुगलक फोर्ट में बिहार और राजपूताना के प्रजातंत्र सेना के कमांडर 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के पुराने क्रांतिकारी दल की बैठक हुई, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी आए थे। दल के प्रमुख नेता और हिंदुस्तान इन चीफ चंद्रशेखर आजाद इस बैठक में नहीं आ सके थे। उन्होंने कहला भेजा था कि जो सब तय करेंगे मुझे भी स्वीकार होगा। इस प्रकार बैठक में पूरे दल का सर्वोच्च नेतृत्व भगत सिंह के हाथों में ही था। भगत सिंह ने दल की केंद्रीय समिति का निर्माण करके दल को नया रूप दिया और क्रांतिकारी संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया, जिसका अर्थ था क्रांति के उद्देश्य समाजवादी समाज की स्पष्ट घोषणा। इस निर्णय में विजय कुमार सिन्हा, शिववर्मा तथा सुखदेव जैसे कई साथी भगत सिंह के सहायक थे। इस बैठक में साथी विभिन्न प्रांतों के इंचार्ज नियुक्त किए गए। भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा को प्रांतों के बीच संपर्क स्थापित करने का काम सौंपा गया। इसके लिए भगत सिंह का देश भर में घूमना जरूरी था, परंतु उनका केश और दाढ़ी में होना पुलिस की आंखों में संदेह पैदा कर सकता था। पहली गिरफ्तारी के बाद केशों वाले भगत सिंह को पुलिस खूब अच्छी तरह पहचान भी तो गई थी,
इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि भगत सिंह वाल कटवा दें। कुछ ही दिनों बाद फिरोजपुर जाकर उन्होंने वाल कटवा दिए। इसके बाद भगत सिंह बम बनाने के लिए कुछ रासायनिक द्रव्य खरीदने कलकत्ता गए, जहां उन्होंने फणींद्रनाथ घोष और यतीन्द्रनाथ दास के साथ मिलकर बम में काम आने वाली गनकाटन तैयार की। वास्तव में इसी यात्रा में भगत सिंह का परिचय यतीन्द्रनाथ दास से हुआ था। भगत सिंह को आगरा में ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बम बनाना सिखा सके। बाद में यतीन्द्रनाथ दास ने ही आकर बम बनाने की शिक्षा दी। जो बम प्रागे चलकर असेंबली में फेंका गया वह आगरा से ही दिल्ली लाया गया था। 22/224 5 साइमन वापस जाओ। वायसराय ने 8 नवंबर 1927 को घोषणा को थी कि भारत में शासन सुधारों के विषय में सुझाव देने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। 3 फरवरी 1928 को वह कमीशन बंबई पहुंचा तो सारे देश में हड़ताल की गई और बंबई में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन हुआ। बंबई के बाद दिल्ली में काले झंडे दिखाए गए। मद्रास में भी कमीशन के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने गोली चलाई जिससे कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। क्रांतिकारी दल इस समय तक संगठित हो चुका था। भगत सिंह कोई न कोई चमत्कार करने को बेचैन थे। दल के अन्य साथी भी उनसे सहमत थे। उन्होंने दल के सामने प्रस्ताव रखा कि साइमन कमीशन पर बम फेंक कर जनता को जागृत किया जाए। दल की केंद्रीय समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु धन के अभाव के कारण साधन न जुट सके। अक्टूबर 1928 के अंतिम सप्ताह में साइमन कमीशन लाहौर आ रहा था। स्टेशन पर उतरते ही कमीशन को काले झंडे दिखाने और साइमन वापस जाओ के नारे लगाने की योजना थी। इस प्रदर्शन में सबसे आगे थे नौजवान भारत सभा के सदस्य वर्टिकल बार। भगत सिंह स्वयं लाला लाजपत राय के पास गए और उन्हें जुलूस के आगे आगे चलने के लिए तैयार कर आए। स्टेशन पर बेहद भीड़ थी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर स्कॉट अपने दूसरे अफसरों के साथ स्वयं स्टेशन पर थे। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर यह जान लिया कि जब तक लालाजी और नौजवानों की यह टोली यहां से न हटे, साइमन कमीशन के सदस्यों को प्रदर्शनकारियों के जोरदार नारों के शोर से नहीं बचाया जा सकता। मिस्टर स्कॉट ने असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर सैंडर्स को रास्ता साफ करने और जरूरत पड़े तो लाठी चार्ज करने का काम सौंपा। लाठी चली तो जनता इधर उधर भाग गई, परंतु लालाजी और नौजवानों की टोली वहीं की वहीं खड़ी रही। 23 सैंडर्स अब बड़ा डंडा लेकर आगे आए और लालाजी तथा नौजवानों की टोली पर झपटे। लालाजी को छाती और कंधे पर चोटें आई। उसी रोज कांग्रेस की ओर से लाहौर में एक जलसा हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। चोटें लगने के बावजूद लालाजी ने जोरदार भाषण देते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि मुझे जो चोट लगी है वह भारत में अंग्रेजी राज के कफन की कील साबित होगी। इस घटना के कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लालाजी की मृत्यु हो गई। लालाजी के मृत्यु के कारण से जनता में अपने स्वर्गीय नेता के प्रति अपार श्रद्धा और अंग्रेजी सरकार के प्रति अपार क्रोध उफन पड़ा। भगत सिंह की दूरदर्शी प्रांखों ने मौके की अनुकूलता को भांप लिया और दल के सामने प्रस्ताव रखा कि लालाजी पर पड़ी चोटों और उनकी मृत्यु के रूप में राष्ट्र का जो अपमान हुआ है उसका बदला लिया जाए। दल की मीटिंग हुई और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। पुलिस द्वारा लालाजी का अपमान हुआ था। पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट ने लाठी चलाने का हुक्म दिया था। यह तय हुआ कि उन्हीं को गोली का निशाना बनाया जाए। सैंडर्स वध 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक एक मास बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल दोपहर बाद पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच चुके थे। साइकिल ठीक करने के बहाने पुलिस स्टेशन के ठीक सामने खड़े जयगोपाल ने लाल मोटरसाइकिल देखी जिस पर उनकी समझ में पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट बैठे थे, जबकि वे थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मिस्टर सैंडर्स।
दफ्तर से बाहर जरा बचकर खड़े हुए भगत सिंह और राजगुरु को जयगोपाल ने इशारा किया। सैंडर्स अब फाटक पर था चुके थे। मोटरसाइकिल के हैंडल घुमाने के लिए ज्यों ही उन्होंने हाथ बढ़ाया कि राजगुरु ने पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। सैंडर्स घोर मोटरसाइकिल दोनों लुढ़क गए। भगत सिंह ने आगे बढ़कर पिस्तौल से 5 फायर किए। सैंडर्स पूरी तरह घायल हो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब भगत सिंह और राजगुरु D0A0V0 कॉलेज की ओर बढ़े, जिधर चंद्रशेखर श्राजात पहले ही पिस्तौल साधे खड़े थे। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस के कुछ सिपाही भागते हुए आए। भगत सिंह ने पीछे मुड़कर गोली चला दी। सिपाही रुक गए। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु को भागने का आदेश दिया और स्वयं सिपाहियों का रास्ता रोके खड़े रहे। हेड कांस्टेबल चनन सिंह गुस्से में गालियां देता हुआ भागा रहा था। प्रजाद ने अपना पिस्तौल साधा और उसे ललकारा, भागो 24।